हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो फिर ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। जो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। विल टॉक अबाउट दैट लॉन्गर टर्म ट्रेंड। ओके, सो आई गॉट अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ओके, एंड ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो वो यूट्यूब से मैंने लिया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली चाहिए था, एक बड़ा ट्रेंड चाहिए था डाउ जोन्स का। जो मेरे पास है ट्रेंड, वो है 1996 से, सॉरी 1896। बट यहाँ से अगर आप चीज़ों को देखोगे, जो एलियट ऑफ इंटरनेशनल जो है रॉबर्ट प्रचर का, बहुत जो लोग इसको भी फॉलो करते हैं। एलियट इंटरनेशनल एक वेबसाइट है, और वो काफ़ी पूरी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर अपनी व्यू बताते हैं। तो वहाँ से मुझे ये फिगर मिला, और ये है 1800 से की 1800 के आसपास है। डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ से टू टिल डेट। क्लियर? तो अभी की मार्केट और पहले का मार्केट में यहाँ पे क्या है कि जो जैसे जैसे हम लोग पता है कि जो एलियट थ्योरी होता है वो 1 2 3 4 5 के बाद ये ट्रेंड खत्म होती है। सो अगर ये ट्रेंड 1 और ये 2 है, मतलब 2 मतलब ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन रहता है, और ये 1929 का सबसे बड़ा फॉल माना जाता है। और ये 3 4 है, जो एग्जैक्टली वही दिख रहा है कि ये 1 2 एंड 3 4। उसके बाद जो फिफ्थ वेव है वो एक्सटेंशन हो चुका है, क्योंकि जनरली हम लोग एलियट थ्योरी में ये पढ़ते हैं कि जो थर्ड वेव होता है वो एक्सटेंशन होता है। दैट मीन्स कि ये 1 2 3 4 मतलब सबसे बड़ा जो ट्रेंड होता है वो थर्ड वेव में होता है। बट ऐसा भी है, मैक्सिमम टाइम थर्ड वेव में एक्सटेंशन होती है, बट ऐसा भी होता है कि फर्स्ट वेव में भी एक्सटेंशन होता है। बट थर्ड वेव सबसे ज़्यादा स्मॉल नहीं होता है। थर्ड वेव या थर्ड वेव, फोर्थ वेव सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा अगर फर्स्ट वेव, अगर सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होता है। अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंशन होता है, तो फिर तो फास्ट वेव वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा। चीजों को समझ में आया? तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारी फिफ्थ वेव है 1929 1932 से जो है वो सबसे बड़ा एक्सटेंशन पीरियड में चल रहा है। अगर ये फिफ्थ वेव है तो मान लो भाई ये 1800 से लेके 200 साल की, 225 साल का चार्ट है। और 225 साल में तो समझ लो कि भाई हम लोग कहाँ थे, ठीक है, और इनकी मार्केट कहाँ थी, और ये कितना बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। तो क्या इस बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मैं बताऊंगा। और रिलेटिव थ्योरी का एक डीमेरिट भी है। क्या है? मान लो कि यहाँ पे ये रिलेटिव जो इंटरनेशनल है ये 1 2 दिए है, और इसको 3 4 बताया है, राइट। और ये फिफ्थ वेव। बट कोई अगर कल को अगर फिफ्थ वेव फिर एक्सटेंशन होता है, मतलब ये फॉल होगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फर्दर तेजी होगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या चेंज करना पड़ेगा? 1 2 3 4 ये फिफ्थ वेव, दैट मीन्स कि ये 1 2 ये 3 4 हो जाएगी। बात समझ में आया? या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये 1 2 है, देन 1 2 3 4 फिफ्थ, ये 1 2 3 4 फिफ्थ अगेन, और एक सॉरी एक मिनट, फिफ्थ वेव यहाँ पे आएगी। तो आपके दिमाग में होगा यार यार इतना बड़ा कंफ्यूजन कौन पालेगा कि फिफ्थ वेव अभी करो ये करो। देखो ये तो होता रहता है, जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ फंडामेंटल में भी वैसे ही है कि अगर मैं कोई चीज़ अगर फंडामेंटल ये देख रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, ये है वो है, बिफोर 2008 के 8 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जो जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे वो बहुत कमाल का प्रॉफिट दे रहे थे, डिविडेंड दे रहे थे। और जो 2008 में क्रैश आया, एवरीबॉडी मतलब कोई भी वो सब देख रहे थे कि भाई पीएसयू स्टॉक को बाय करूं। बट जब 2008 से टिल 2020 तक पीएसयू स्टॉक का कोई भी परफॉर्मेंस सही नहीं है।
तो बाद में पता लगा कि ये ठीक है, कितना साल, 12 साल, ठीक है ना, पीएसयू स्टॉक का परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब था इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। वैसे इनकी जो बुक्स है वो एकदम सही था, वहाँ पे कोई ख़राब नहीं थी, डिविडेंड तो बराबर दे रहे थे, प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रहे थे, बट यहाँ पे उनकी दिक्कत थी स्टॉक मार्केट में, राइट। तो वो चीज़ है, तो समय समय बदला, तो लोग तो सोचे थे ना कि भाई पीएसयू स्टॉक ये करेंगे वो करेंगे 2008 के क्रैश में, बट नहीं हुआ ना। तो वो तो रिलेटिव थ्योरी के बेसिस पे नहीं था, वो तो टेक्निकल के बेसिस पे नहीं था, वो तो फंडामेंटल के बेसिस पे था। तो जैसे ही फंडामेंटल में भी हम लोग फेल्योर होते हैं कि हम कुछ सोचते हैं कुछ होता है, ठीक उसी तरह टेक्निकल में भी होती है। और टेक्निकल जैसे जैसे पता लगेगा कि हम कहीं पे भी गलती है तो गलती को सुधारते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इसको नहीं सुधारेंगे, 3-4 बोल दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि इसको चेंज ना करें, ठीक है ना। और ये भी बात कहाँ से करें, 1932 से टू टिल डेट। तो 1932 से टू टिल डेट कितना हो गया भाई, 100 साल के करीब करीब हो चुका है। 100 ईयर्स का आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया, और 2 साल के बाद पता लगा नहीं यार फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है यार, उसको चेंज करो, सिंपल सी बात है यार। 100 ईयर्स का डाटा को प्रेडिक्ट करना, और आने वाले ये कि 100 ईयर का यही टॉप बन रहा है, सो दैट मीन्स आने वाले 25 to 30 ईयर ये डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। तो ये कोई इजी बात नहीं है, इजी चीज नहीं है कि 25 to 30 ईयर्स ये डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। वो बहुत मायने रखता है इस चीज के ऊपर, राइट, बात समझ में आया। तो एवरी 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के बेस के बेसिस पे आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये उनकी थ्योरी है, ये 1 2 3 4 फिफ्थ वेव है। बट मैं ये कहता हूँ, अगर ये फिफ्थ वेव ये वाला जो बड़ा वाला यहाँ पे, और ये फिफ्थ वेव है, और ये ट्रू है, ये सच है, ठीक है, अगर इफ की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो बड़ा डाउनफॉल हम लोग देखेंगे किसमें, यूएस स्टॉक मार्केट में। अगर नहीं है और यही चीज कंटिन्यू हो रहा है तो बहुत अच्छा मूव देखेंगे। तो ये चीज अभी कहना मुश्किल होता है, ठीक है। अब मैं मान के चलते हैं ये चीज, इसको इग्नोर करते हैं, 1 2 3 4 यहां से जो ट्रेंड चालू हुआ, ये फिफ्थ वेव कब कंप्लीट होगा। तो मैंने, जिन लोग मेरा वीडियो नहीं देखे वो जाके एक बार देख सकते हैं। ये निफ्टी बियरिश कंसोलिडेशन ट्रेंड, यहाँ पे मैंने बियरिश की भी बात किया हूँ निफ्टी का, और उसके साथ साथ एक मूविंग एवरेज का फंडा बताया हूँ, जाके वो चीज चेक कर लीजिए। ठीक उसी चीज को हम आज अप्लाई करने वाले हैं हमारी मार्केट में। और जो बात कर रहा था 1932, ये यहाँ से पहले चीजों को समझाता हूँ। अगर ये फिफ्थ वेव है, अगर ये दिस इज द फिफ्थ वेव है, तो इसका मतलब मार्केट डाउन जाएगी। तो इसको कैसे कंफर्मेशन आएगा, ये जो करंट ट्रेंड चल रहा है 1932 तो कम से कम ये तो देखे कि ये ट्रेंड खत्म हुआ है नहीं हुआ। अगर ये ट्रेंड खत्म हुआ तब तो माने चले भाई ये फिफ्थ वेव है, बाकी का तो चीज ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ, तो चलिए हमारे चार्ट के ऊपर चलते हैं, राइट, चार्ट के ऊपर चलते हैं। जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ तो उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे। अब यहाँ पे है नहीं है क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर भी है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, फिफ्थ वेव पे हमें डाइवर्जेंस वगैरह मिलता है, जैसे यहाँ पे। अब इसको 3 मंथ्स में मैं कन्वर्ट करता हूँ, राइट, 3 मंथ्स में मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो 3 मंथ्स में मैं कन्वर्ट कर लिया, तो जनरली फिफ्थ वेव क्या होता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आता है, तो ये फिफ्थ वेव होती है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये फिफ्थ वेव होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वेव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने ये 1 2 देखे तो ये कंटिन्यू होनी चाहिए, मेरा मानना ये था पहले। अभी क्या है कि अभी ये चीज़ों को, ये ट्रेंड, मतलब ये जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है, ये यहीं पे यू टर्न लेगा नहीं लेगा, ये कैसे पता लगेगा। सिंपल एनालिसिस है, मैंने यूज किया हूँ, वो है, वो क्या है, आपको यूज करना है मूविंग एवरेज। क्या यूज करनी है, मूविंग एवरेज। अब इस मूविंग एवरेज में हम ये थोड़ी देखते हैं कि अच्छा, इसको हम 3 मंथ्स के जगह ना, लेट्स से कि 6 मंथ्स को कन्वर्ट करते हैं, विल गेट ए राइट पिक्चर, यस, परफेक्ट पिक्चर। 1 ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं
6, ठीक है। फिलहाल तो 1 ईयर भी सही है 23,800 और 6 ईयर 6 मंथ्स में 23,800 और ये 23, आज बात एक ही है, 23, 21 बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, हमने क्या देखा कि इस मूविंग एवरेज से हमने ये देखा कभी भी इसकी जब भी ये 50 के मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज कभी भी क्रॉसओवर नहीं आया, तो जब जब इसके आसपास आया तो बाइंग आया। क्लियर। तो जिस दिन ये प्राइस इसके नीचे ट्रेड होने लगेगा, इसके नीचे मतलब ये गया फिर ये फर्दर गया, तब समझ जाओगे कि भाई यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ है ये ट्रेंड यहाँ पे यू टर्न हो गया। क्लियर। जब जिस दिन हमने 20 ये मूविंग एवरेज पकड़ के चलो कि 21 से लेके 22 के नीचे अगर ट्रेड होने लगा और वो भी किस बेसिस पे, क्या वो वीकली के बेसिस पे? ना, बिल्कुल नहीं भाई साहब। ये जो मैं टाइम पीरियड दे रहा हूं ना वो 6 मंथ का कैंडल है। चीजों को मत क्या ये आ गया 6 मंथ का कैंडल है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मंथ, ये कैंडल एक 6 मंथ का है। तो दैट मीन्स कि इसके नीचे कम से कम 2 कैंडल, मतलब 1 साल अगर ट्रेड हुआ तो फिर माने चलेंगे। तो आप बोलोगे यार 1 साल, हाँ भाई 1932 से 100 ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब तो वो तो करना पड़ेगा। अब पता अगर लग गया कि भाई 1 साल के बाद ये यू टर्न हो रहा है, 1 साल के बाद अगर यू टर्न हो रहा है तो आपकी जो प्रोसीजर है, इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है, वो सब अलग अलग होगा। बात समझ में आया? तो ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट की कि 21 से लेके 22 का एक काइंड ऑफ सपोर्ट है, ठीक है ना। अब इसको और छोटा करके आते हैं, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो कंफर्मेशन मिलेगी। अब ये करते हैं कि ये जो ट्रेंड चालू हुआ, इसका जो अभी का जो ट्रेंड चालू हुआ वो हुआ 2009-8 के बाद जो क्रैश आया था वहां से चालू हुआ। तो अभी चलते हैं कि 2008 वाला जो क्रैश है, जो 2008 मतलब यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ है, क्या यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हो चुकी है? तो वैसे एलियट वेव थ्योरी की बात बताऊं तो ये 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 4 5, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। आप इस चीज को तो रिलेटिव थ्योरी इफ एंड बट हमेशा रहता है। तो चलो इस चीज को और थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं कि कैसे कंफर्मेशन लाए कि जो 2008 या 9 से ट्रेंड चालू हुआ है टू टिल डेट तक, तो आप 25 ईयर्स के आसपास हो चुकी है। तो क्या ये 25 साल का ट्रेंड यू टर्न हो चुका है? तो हमने एक लेवल निकाला 6 मंथ के बेसिस पे, वो है 21 से 22,000। अब ये निकालते हैं, वो था 100 ईयर्स के आसपास। तो अभी जो निकालते हैं 25 ईयर्स का सॉरी 25 ईयर्स नहीं है, 15 ईयर्स की, ठीक है। 15 ईयर्स का निकालते हैं, क्या ये यू टर्न हुआ है नहीं हुआ। तो उसको कैसे निकालेंगे? सिंपल, विल यूज दैट मूविंग एवरेज, और यू कैन से 3 मंथ्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मंथ्स विल गेट ए क्लियर पिक्चर, ओके। और यू कैन से दैट 1 मंथ पीरियड भी ले सकते हैं। ये आपका क्या कहते हैं इसको, 50 मूविंग एवरेज। तो इसके नीचे एक बार ये एक झटका आया था 1 महीना, और इससे पहले और कभी भी ये देखो अभी इसमें अभी फॉलो। तो अभी क्या दिख रहा है कि ये जो 34,500 है मंथली के बेसिस पे, और जो 3 मंथ्स के बेसिस पे 27,500 है। तो पहला है 34,500 के नीचे 2 महीना ट्रेड नहीं करना चाहिए, और 3 मंथ्स के बेसिस पे 28,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए। मतलब आप आज समझ गए, 3 मंथ्स के बेसिस पे किसी भी दिन 28,000 के नीचे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए 28,000 के नीचे। और अगर मंथली देखें तो
इसके नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए, मतलब 34,780, 35,000 पकड़ लेते हैं, 35,000 के नीचे कम से कम 2 मंथ्स कंटिन्यूसली, इसके नीचे तो 2 महीना तो वेट कर सकते हैं ना भाई, बात समझ में आया? तो 2 मंथ्स का, अब जो हमने पहला जो क्राइटेरिया लिखा था वो था 20,000 to 21,000, अब वो चीज यहाँ पे है, अब वो तो 2 साल तक वेट नहीं कर सकते ना, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा किए और छोटा करके लेके आए यहाँ पे 35,000, मतलब इसको ऊपर लिख लो कि 35,000, पहला क्राइटेरिया यह कहता है कि 35,000 के नीचे 2 मंथ्स कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये तो कर सकते हैं ना, 1 साल तक तो रुक नहीं सकते, कम से कम 2 मंथ्स तो रुक सकते हैं ना। अगर बड़ा ट्रेंड यहाँ से एक यू टर्न हुआ है, अगर होगा तो इसकी कंफर्मेशन हमेशा नीचे ही मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। अगर जिस दिन अगर 35,000 2 मंथ्स क्लोज हो गया, 2 मंथ्स के बेसिस पे क्लोज हो गया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो ट्रेंड 2009 से शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। सो दैट मीन जो 15 साल का ट्रेंड चल रहा था तेजी, वो खत्म हो गया। तो उसकी एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसके, अब इसको फिबोनाची लगा लो, अब मिनिमम प्राइस वाइज करेक्शन ले लो, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज में ये मिनिमम आनी चाहिए 25,000, ठीक है, प्राइस वाइज। और अगर टाइम वाइज की बेसिस पे लेके जाएं तो इसकी 50% के बेसिस पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। 50% का मतलब टाइम वाइज, जो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ एक रफली फिगर, या 2032 तक करेक्शन चले, 2030 तक या 32 तक, तो ये होता है टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन। समझ में आ गया? अब कितना नीचे आएगा कितना ऊपर वो होगा वो से, तो फिर जब आपको पता लग जाता है कि एक सपोर्ट एरिया पता लग जाता है, एक बड़े लेवल का करेक्शन होने जा रहा है, तो आप क्या 5 टाइम्स 10 टाइम्स क्या 20 टाइम्स की रिटर्न के लिए आप वेट करोगे? नहीं ना, नहीं करोगे एग्जैक्टली। तो आपकी प्रोसीजर, वे ऑफ इन्वेस्टिंग वो अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू एंट्री इन a deep correction. So on the basis of deep correction procedure, so we'll make a strategy कि how much percentage or how much returns we need at this time. If you are looking for the 5 to 10 times, then we will be trapped. Like 2000, from the 2008 to till 2020, everybody was expecting that in coming years, PSU sector will do outperform. But unfortunately, most of the real investors, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स, मतलब जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, रिटायर्ड पर्सन है, एंड दे आर लुकिंग फॉर द डिविडेंड एज वेल एज द शेयर्स, जो तेजी का वो फायदा लेना चाहते हैं, तो वो एटलीस्ट फेड अप हो गए। मतलब 2016 और 2018 में वो हाथ उठा दिए कि भाई और नहीं हो सकता, वी हैव टू exit from these sectors to invest to other sectors, and जैसे ही वो एग्जिट हुए, एंड सी 2020 में क्या बम्पर प्रॉफिट दिया। पॉइंट इज दैट कि अगर इफ यू नो दैट ट्रेंड, then you will be trapped. If you know that you will not get kind of return in the coming years, so then you can exit it in the small return. मतलब जब आपको छोटा रिटर्न मिलेगा तो you can exit. That means कि if you know that कि हाँ in coming years, coming 5 years, this sector will not do outperform, at least you can buy at lower level and target for the at least 50 to 60% you can get easily ना। अगर लोअर लेवल में बाई कर रहे हो तो 70-60% आप आराम से कमा सकते हो। जैसे एग्जिट हो गया, फिर निकल गए, फिर वेट किए, फिर बाई किए। अगर आप बाई करके फिर वेट करते 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 5 साल में ही आपको 40% का रिटर्न मिला, तो फिर तो आपका खत्म हो गया ना, मतलब मार्केट में रहने की कोई दिक्कत वो है ही नहीं। ठीक उसी तरह, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला 35,000 ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज प्रोसीजर,
कि अगर 35,000 के नीचे जाए तो फिर तो हम हाथ उठा देंगे, ठीक है ना। अब ये 35,000, अब ट्रेंड जो यहाँ से चालू हुआ, ये जो फर्दर जो स्विंग लो होता है वो स्विंग लो कहाँ पर, यहाँ पर है। तो यहाँ से एक न्यू ट्रेंड चालू हुआ, तो हम फिर यहाँ से देखेंगे कि ये ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ है नहीं हुआ है। पहले था 20 से 21, देन आएंगे हम लोग 35,000, जैसे कैसे ऊपर आते हैं और इसको और छोटा करते हैं। अब हमने ये इसको क्या ना मंथली पीरियड लिया है, अब इसको ना वीकली ले लेते हैं, वीकली। अब वीकली के बेसिस पे इसको रेगुलर चार्ट करते हैं और ये चार्ट करते हैं, ये क्या डाउ जोन्स है ना, हाँ राइट। तो डाउ जोन्स में हमने क्या देखा कि जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है तो वो अभी ये डाउ जोन्स में थोड़ी सी चार्ट अलग दिख रहा है। अगर हम इस चीज को S&P में देखें, विल गेट ए राइट पिक्चर, विल गेट ए राइट पिक्चर इन टर्म्स। अगर 3 मंथ्स के बेसिस पे देखें, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो सी दिस इज द 3 मंथ्स पीरियड। सो 3 महीने में कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, मतलब आपका 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ। और इफ यू यूज 1 मंथ पीरियड एंड विथ 50 डे मूविंग एवरेज, तो भी वही 35,000 के बेसिस पे आता है। ये S&P दोनों एक साथ चलते, थोड़ी सी इधर उधर होता है। कभी आपको डाउ जोन्स में कंफ्यूजन हुआ तो S&P जंप कर लीजिए, क्योंकि S&P इज द ब्रॉड मार्केट। जैसे हमारा निफ्टी 500 होता है ना, ठीक उसी तरह इनका S&P 500 इंडेक्स है, और ये क्लियर पिक्चर देता है दैन द डाउ जोन्स इंडेक्स। जैसे डाउ जोन्स है वैसे निफ्टी है, और निफ्टी 500 है जैसे S&P 500 है। बात समझ में आ गया? तो वो चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि निफ्टी 500 काफ़ी बड़ा क्लियर पिक्चर देता है पूरी मार्केट में। निफ्टी नहीं देता, निफ्टी 50 के बारे में देता है। निफ्टी 500 आप 500 स्टॉक को लेके ट्रेंड निकाल रहे हो, और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वीकली चार्ट में और इसको रेगुलर चार्ट में। और हमने ये क्या देखा कि मल्टीपल यहाँ पे एक काइंड ऑफ, चलिए हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ से जो मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है, ये 10 और 20 का मूविंग एवरेज, ये अभी तक ये जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है ना, ये अभी तक क्रॉसओवर नहीं आया, अभी तक क्रॉसओवर नहीं आया, या प्राइस ने इसके नीचे ट्रेड ही नहीं हुआ है। अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड होने लगेगा ऐसे, तो डेफिनेटली विल कम डाउन, डेफिनेटली। तो इसका ये मीनिंग है कि जो ट्रेंड चालू हुआ है अक्टूबर 2023 टू 1 साल हो गया, तो इसमें अभी तक यू टर्न नहीं आया। अगर उसमें यू टर्न आएगा देन विल थिंक अबाउट दैट अक्टूबर 2022, जो 2 साल से तो ट्रेंड चालू हुआ है, राइट। सो पॉइंट इज दैट कि देखो, यू हैव टू walk, I'm saying we have to walk slowly, yeah, we have to analyze slowly. That means ki we got a high kind of structure, and if price is going down below this moving average and taking support near the 50-day moving average in coming days, coming months, and will make a new high, so that will get a clear picture that the 50-day moving average is a very important level for further trend, further move. Point is clear. So we have to wait that ki 50-day moving average is taking support on the basis जो at the time of falling period or not, कि ये जो ट्रेंड अपकमिंग, अच्छा अपकमिंग क्या फॉल होगा, क्या ये 50 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट दिया नहीं दिया ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट, क्लियर। अगर यहाँ पे कोई भी सिनेरियो में अगर ये बुल पैटर्न बना दिया तो डेफिनेटली विल सी ए तेजी, बट वी हैव टू केयरफुल हुआ है कि दिस इज प्योरली 1 2 3 4 5 हो जाएगी। So anytime we'll see a selling pressure at higher level. So first we have to look this level, क्या इस लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर। तो पहला चीज है कि हमने ये चीज देखना है, इसको अगर ब्रेक किया देन विल सी, देन विल गेट ए राइट
कंफर्मेशन कि क्या अगर ये घूम गया, मान लो कि देखो यहाँ से अगर कोई चीज़ फॉल होगा, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सा कहाँ गया प्राइस है, मार्केट यहाँ से एकदम से 10% का फॉल आया, तो क्या 10% का फॉल का मत बाउंस बैक नहीं होगा? मान लो कि ये ऐसा आया और ये कंसोलिडेशन किया और ऐसा गया, फिर फर्दर फॉल हो गया, सो ये क्या बन रहा है फिर? लोअर लो पैटर्न। सो लोअर लो पैटर्न इटसेल्फ इज अ बियरिश काइंड ऑफ पैटर्न। तो ये अगर ऑल टाइम हाई को नहीं टच किया और यहाँ पे यू टर्न हो गया, सो दैट मीन सिंपल कि जो ट्रेंड चालू हुआ है अक्टूबर 2022, इट हैज बीन यू टर्न. So you have to carefully, you should not invest full amount because अरे यार ये खांसी रुक नहीं रहा. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रेंड चालू हुआ है यू हैव टू केयरफुल, क्योंकि हमने काफ़ी लेवल लोअर लेवल से हमने लेवल निकाल के बैठे हैं 2020 से 21, देन 35,000. अब उस बेसिस पे अगर हम बात करें कि अगर ये यू टर्न हो गया, देन हमको जो चाहिए था 35,000, ये S&P की बात हो रहा है ना, तो 35,000 के इसके बेसिस पे कहाँ तक होनी चाहिए? मंथली था ना, हाँ, यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ था, तो अरे बेटा पानी लेके आओ. हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये वाला, हाँ राइट, जो यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ था, ये जो 35,000 जो था वो है 4,500. अब 4,500 मान के चलो. अब S&P बात हो रही है तो S&P में क्लियर पिक्चर है, तो चलो S&P में ही बात करते हैं. तो 4,500 इक्विवेलेंट टू 35,000 डाउ जोन्स का. क्लियर हो गया? तो डाउ जोन्स की बात क्यों किया मैंने? क्योंकि डाउ जोन्स में सबसे पुराने चार्ट है, तो इसलिए मैंने डाउ जोन्स लेके गया. तो S&P गिरेगा तो डाउ जोन्स डेफिनेटली गिरेगा, इसमें कोई है ना, दोनों लेवल एक ही है. जैसे निफ्टी की चार्ट, निफ्टी 500 देखोगे पूरा 90% सेम होते, 10% इधर उधर होता है. ठीक है ना? ठीक है, तो हम चलो S&P की बात करते हैं. तो क्या निकल के आया? 4,500. ठीक है, एक मिनट. अब इससे पहले जो 20,000 का करीब था, तो वो क्या था, एक बार वो भी देख लेते हैं कि 6 मंथ्स के बेसिस पे. हाँ, 1932 से जो चालू हुआ वो है 2,500. अच्छा, अब चलिए पूरा हम बात करते हैं. हमने क्या निकाला दोनों में? एक है 2,500 जो 20,000 था डाउ जोन्स में, उसके बाद हमने निकाला 4,500. जैसे जैसे ये लेवल को क्रॉस करता है वैसे वैसे इनकी यू टर्न मतलब बड़ी करेक्शन की संभावना बढ़ जाता है. अब 4,500, 2,500 देन 4,500, 4,500 के ऊपर फिर कौन सा है? क्योंकि ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ 2022 से, इसको लेके आते हैं मंथली वीकली. अब वीकली में ये देखना है कि क्या 5,300 से मार्केट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है. पॉइंट क्लियर? हमें ये देखना है कि 5,300, अगर 5,300 से मार्केट एक महीना या 2 मंथ्स कंसोलिडेट, देखो बाउंस 10% आएगा तो डेफिनेटली विल सी ए गुड बाउंस बैक. जो बाउंस बैक होगा, ये बाउंस बैक क्या लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, तो अगर लोअर लो होगा तो दैट मीन्स इट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगी. तो इट विल टेक सम टाइम. अब यू कैन से क्या कि ये जो फॉल आएगा देन विल सी ए 6 मंथ्स 7 मंथ्स का कंसोलिडेशन होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है. ठीक है, देन विल गेट ए राइट पिक्चर क्या कि अगर यहाँ से यू टर्न हुआ तो डेफिनेटली विल लुक फॉर 4,500. क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड खत्म हो गया. अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, देन यू हैव द चांस कि 4,500 के आसपास ये ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है. बात क्लियर है?
समझ में आया? तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट जंपिंग, क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है? तो इससे पहले अभी के लिए वी हैव टू लुक कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 5400, क्या इस चीज को रेस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू, वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ऑल्सो showing some kind of support that 5300 5400 as a support area. So point is that कि हमें दिख रहा है कि 5300 या 5400 में है। तो फिर इसको और छोटा करते हैं, छोटा मतलब डेली चार्ट लेके आते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड चालू हुआ यहाँ से अक्टूबर 2023 से, तो क्या ये ट्रेंड खत्म हो गया? मोस्ट कह रहा हूँ, मेनी प्रोबेबिलिटीज दैट कि ये जो ट्रेंड है इट्स शोइंग एक्सपैंडिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। सो एक्सपैंडिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन की मतलब ये होता है कि ये टॉप है, एक ही टॉप है। सो दैट मीन्स ये बहुत जल्दी हम लोग यू टर्न देख सकते हैं, बहुत जल्दी यू टर्न हमें यहाँ से देख सकते हैं टूवर्ड्स द 53 to 5400। क्लियर? बहुत जल्दी देखेंगे, इसमें ना कि शब्द नहीं है। क्लियर? सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीज़ों को फॉलो करें देन विल गेट ए राइट पिक्चर। तो कंफर्मेशन हमेशा नीचे आता है। तो फिर आप ये चीज़ बोलोगे यार ये तो बात सही है, बट ये तो बहुत पहले की मतलब बहुत दिनों के बाद फिर पता लगेगा कि 6 महीना 1 महीना, तब तक तो मार्केट गिर जाएगा, तब तो मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो बचेगा नहीं, मतलब बेचने लायक भी नहीं रहेगा। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इसीलिए कह रहा था जब आपको एक टर्निंग पॉइंट, बड़ा पिक्चर आपने देखा कि भाई ऐसा होने वाला है, तो इसका क्या मतलब होता है? कैश में थोड़ी बहुत 20% या 25% कैश में बैठना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर यहाँ ये ट्रेंड जो चालू हुआ है नवंबर 2023, 1 साल हो गया, तो 1 साल का जो फॉल है आएगा तो उसमें भी आपकी पोर्टफोलियो कम हो जाएगी, तो 25-30% तो बैठना ही पड़ेगा। तो उसी बेसिस पे आपको मनी मैनेजमेंट को हिसाब से देखना पड़ेगा ना, ठीक है? एक बड़ा सा लेते हैं, किसका, निक्की का लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि निक्की में मंथली पीरियड हमने देखा, क्या देखे कि यहाँ पे जो ट्रेंड चालू हुआ था 2019 से वो यहाँ पे टच आया। तो इस पीरियड में तो आपकी स्टॉक मार्केट तो गया, आपकी पोर्टफोलियो गया। इतने साल इंतजार कौन करेगा भाई, 35 ईयर्स। तो देखो जब आपको पता लग गया कि अच्छा इसका 1 मंथ के बेसिस पे ही देखेंगे, जब आपको पता लग गया है कि आपको बड़ा सा यू टर्न हो रहा है या होने जा रहा है, आप क्या करोगे? क्या इतने साल तक आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दोगे क्या? 1990 से लेके 2019 मतलब 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दोगे? मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है। क्या इन 20 ईयर्स में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो हायर हाई बना के जाए? हाँ, बहुत से ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो हायर हाई बना के लेके जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट तरीका क्या है कि ये जो डाउनफॉल अगर हमें पता लगे कि इतनी बड़ी डाउनफॉल होने वाला है, तो हमें अपनी जगह जो रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स, वो फिलहाल ना करें। तो हमेशा वेट करना पड़ेगा कि हमें, देखो यहाँ से अगर आप एक ये इंडेक्स है ना, अब इंडेक्स में यहाँ से मैंने इन्वेस्ट किया 90 से, या मैंने यहाँ से इन्वेस्ट किया, यहाँ से देखो 50% की मूव आया निक्की में, ये निक्की की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक आपका ऊपर से कितना परसेंट गिरा? 63%। बट नीचे से कितना परसेंट बढ़ा? 50%। अगर आपको पता लगा कि 90 में यू टर्न होने वाला है और आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपने 92 में किए 2 साल के बाद, तो क्या खराबी है? क्या खराबी है? वैसे टेक्निकल के बेसिस पे देखा जाए तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 95 में। क्यों? डाइवर्जेंस वगैरह यहीं पे आना चालू होगा। हेलो, मंथली के डाइवर्जेंस कोई छोटी बात होती नहीं है।
अब ये 95 से लेके 90 मतलब 5 साल आपने एक डाउन ट्रेंड दे दिए, और दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पे आपको तेजी होना चाहिए, और ये देखो एग्जैक्टली तेजी हुआ, और ये तेजी भी कितना हुआ 57%। बट आपका बड़ा ट्रेंड क्या दिखा रहा है, ये जो बड़ा ट्रेंड है कि भाई यू टर्न दिखा रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको इंडेक्स में 50% का रिटर्न मिल रहा है और आपको स्टॉक में 100% का रिटर्न मिल रहा होगा, तो आप एग्जिट हो जाइए भाई। आप उस जगह मत देखो कि 10 टाइम्स 1000% की रिटर्न मत देखो, 1000% या 5000% की रिटर्न मत देखो, सिंपल। सो यू कैन चेंज योर व्यूज। देखो यहाँ पे आपने रिटर्न कमा लिए, सो यू कैन यूज ऑल्सो फिबोनाची कि हाँ भाई आपने एक रफली फिगर आउट निकालते हैं कि 26,000 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगेन यू आर मतलब यहाँ पे फिर दोबारा डाउनफॉल आया, ये देखो फिर कॉन्फर्मेशन आया, तो फिर इतनी बड़ी कन्फर्मेशन यहाँ पे, अब यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पे इस एरिया में भी डाइवर्जेंस आ रहा होगा देखो पर्टिकुलरली, और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे 57% की रिटर्न मिला, अब यहाँ से भी आपको 130% की रिटर्न मिल रहा है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक में तो आराम से 100 से 100 200 150% की रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अगर आपने देखा कि जो निकी है वो ऑलरेडी 80% का डाउनफॉल हो चुकी है, तो दैट मीन्स आपको लगा कि यह जरूरत से ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भूल जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है। आप कुछ कोई भी 1% की गलत नहीं है। और आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपकी पोर्टफोलियो 200% की बढ़ गया, आपने 200% से 100% निकाल दिए, फिर कैश में बैठे थोड़ा बहुत और कुछ इन्वेस्टमेंट है, फिर मार्केट डाउनफॉल हुआ, फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, तो इस तरीके से आपकी पोर्टफोलियो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो आपकी यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था इस पीरियड में 2008 का जो फॉल था, इस पीरियड एनालिसिस किया था कि मार्केट जो निकी के मार्केट है वो गोइंग टू मतलब बुल मार्केट होनी चाहिए आने वाले टाइम पे, और एग्जैक्टली हुआ। वो रातों रात तो नहीं होता है ना, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होता है, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप चीज़ों को देखोगे तो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये करेक्शन जो बड़ी वाली करेक्शन था, बड़ी वाली जो फॉल था, इसकी खत्म हो चुकी है भाई, 80% डाउनफॉल हो चुका है। तो यहाँ से तेजी है। तो जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसको तो बम्पर प्रॉफिट मिल रहा होगा, मतलब टिल डेट, मतलब आज तक अगर रखेगा तो। और जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको तो गया बात, खत्म कहानी इसका। तो इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब जैसे आपको ट्रेंड पता लगे, ये निकी का ट्रेंड ये भी कि यू टर्न नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, ये यू टर्न नहीं होने वाला है। ये जो ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है कि ये जो 2010 में जो ट्रेंड चालू हुआ है वो ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं, चलो मूविंग एवरेज को एक बार यूज़ कर लेते हैं, ये क्या है मंथली है ना, हाँ एक बार ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे हमारी मार्केट में भी फॉल आएगी तो उनकी मार्केट में भी फॉल आएगी, बट वो 25% 30%, जो भी 25-30% आया फॉल, फिर निकी में इन्वेस्ट करो, ये और ऊपर जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर आप देखना है वो कितना डिग्री है, तो डिग्री के बेसिस पे भी हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि डिग्री कहाँ गया, यहीं कहीं होता है, मैं यार अरे डिग्री कहाँ गया, हाँ ये ट्रेंगल। देखो यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ, ये क्या लिखा है 41, तो सम अराउंड की 45% की करीब, अच्छा यार 45% की जो डिग्री होता है, तो जनरली क्या होता है 45% की डिग्री जो ट्रेंड होता है ना, वो काफ़ी बड़ी लंबी लाइन होता है। दैट मीन्स कि ये भी जो फॉल आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर फॉल आएगा, फिर ऊपर, तो काफ़ी लंबा चलता है 45 डिग्री। तो इतने जल्दी यूटर्न नहीं होने वाला जितने जल्दी हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं हो सकता, चांसेस बहुत कम है। आप अगर यूएस मार्केट वर्सेस जापान देखोगे
तो फिर तो मैं तो जापान पे दाव लगाऊंगा, क्योंकि जापान में जो दिक्कत थी वो खत्म हो रहा है स्लो एंड स्टडी। अब उनकी मार्केट स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा है, तो मैं यूएस से ज़्यादा जापान पे इन्वेस्ट करने को पसंद करूंगा इस टाइम पे। समझ में आ गया? मतलब डाउनफॉल में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की आप एनालिसिस कर सकते हो, और ये था आपके लिए एक लर्निंग था। और ये लर्निंग कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइए। उस बेसिस पे भी हम अपनी इंडियन मार्केट को भी एनालिसिस कर सकते हैं इस बेसिस पे। तो इस बेसिस पे एनालिसिस करने का तरीका क्या है कि जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है, क्या वो ट्रेंड खत्म हो गया? ये चीज़ अपने आप को पूछना पड़ेगा। जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, क्या खत्म हो गया? जो ट्रेंड 3 मंथ्स के बेसिस पे, अगर हम ये लॉक चार्ट है ना, हाँ ये देखो 50 डे का मूविंग एवरेज है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 30,000, मतलब 13,000 एक मेजर एरिया है। 13 मतलब 14,000। अब 14,000 के पहले हमने क्या देखना पड़ेगा? 1 मंथ, मतलब ये जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ तो क्या वो एंडिंग पीरियड हो चुका है, एंड हो चुका है? तो इसको देखने के लिए हमने एक मूविंग एवरेज, जो 50 डे मूविंग एवरेज, इसको इनविजिबल कर लेते हैं। तो क्या देखे हमने कि 10-20 का मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है बार बार। क्लियर? और दूसरी चीज़ यहाँ पे हायर हाई है, तो चांसेस तो बहुत है कि हमारी मार्केट तो यूएस मार्केट की तरह नहीं है, बट चांसेस है कि ये यहाँ का है और ये फर्दर तेजी की तरफ जाए। देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चालू हुआ 2020 में, वो यहीं का ही एंड होगा। बात समझ में आए? तब हम एक फिगर, तो फिलहाल तो 14,000 है, 14,000 के बारे में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस इतना ही देखना है कि नियर 21,000 के आसपास मेरा सपोर्ट ले रहा है या नहीं। यहाँ पे डॉलर की रेट क्या है, बाहर की मार्केट क्या है, और हमारी मार्केट क्या है, और बाकी सब देखने के बाद ये डिसीजन डिसाइड कर सकता हूँ कि ये मेरे हिसाब से एक बार बाउंस बैक होनी चाहिए टुवर्ड्स द 30,000। ठीक है? तो वो चीज़ उसके बाद ही पता लगेगा कि हम कहाँ हैं। तो हमारी मार्केट, उनकी मार्केट और जापान की मार्केट, तो तीनों तरीके की मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। और जो वे ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कैसे करना है, क्योंकि हर फॉर्मूला हर बार परफेक्ट नहीं बैठता। चीज़ों को समझ, हमें समय बदलेगा तो हम भी बदलेंगे, समय नहीं बदला तो हम नहीं बदलेंगे। जब आपको लगा कि एक ट्रेंडिंग पीरियड है तो ट्रेंड पीरियड के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करो। जब आप लगा कि ये करेक्शन फेज आज चालू होने वाला है तो करेक्शन फेज में चालू करो। जब आपको लग रहा है कि बड़ा वाला करेक्शन बड़े टाइम पीरियड के लिए होने वाला है, 5 साल 10 साल, तो उस बेसिस पे चालू करो। तो ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि अगर मैं अभी बात क्या कर रहा था, पीएसयू बैंक, ठीक है? अब ये पीएसयू बैंक का चलो एक इंडेक्स देख लेते हैं। ये दो CNPSE, यही है ना? तो हमने क्या देखा भाई, 2008 से लेकर 2020 तक, मैंने वही चीज़ आपको बोल रहा था कि ये एक पीरियड है कि भाई इस पीरियड में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे जैसे आपको लगा कि यहाँ पे आया तो यार बाई कर लो, जैसे जैसे यहाँ पे लगा तो सेल कर लो, फिर यहाँ आया बाई कर लो, फिर यहाँ आया सेल कर लो, और जैसे ही क्रॉस दिया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर गया, नहीं नहीं मुझे तो लग रहा था भाई नीचे आएगा, नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया। तो इसको भी और तरीके पे एनालिसिस किया जा सकता है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। और एग्जैक्टली रिलेटिव स्ट्रेंथ यही कह रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है ना? और मैंने ये आइडेंटिफाई किया था उसी वक्त, अगर हो ट्वीट तो बहुत बार किया हूँ, होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा था वी आर गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द ऑल PSU सेक्टर्स और PSU बैंक और PSU इंडेक्स। ओके, PSU बैंक भी एग्जैक्टली वही कहानी बन रहा है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ ये जो PSU सेक्टर है ना, अभी भी ये जो फॉल आ रहा है उसमें भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पेंट हाउ मच, 2008 टू 2020 भी लेके चलो, नहीं तो आप लेके चलो 2020, मतलब 12 साल का आपने स्पेंड कर लिया भाई। कंसोलिडेशन कोई छोटी चीज़ नहीं होते, और इतने जल्दी अगर ये डाउनफॉल हो जाए तो मतलब मुझे तो फिलहाल तो नहीं लगता इतने जल्दी डाउनफॉल हो जाएंगे।
तो और इसमें तेजी बाकी है। सो ऑल जितने भी PSU स्टॉक्स है, जितने भी, और जहाँ पे वैल्यूएशन बढ़िया वाला है वहाँ पे देखो और इस डाउनफॉल पे इन्वेस्ट करो और इसमें बम्पर प्रॉफिट और मिलने वाला है। क्लियर? तो इसको ऐसे ही एनालिसिस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, ईवी बढ़ने वाला है, जो चीज़ हो गया सो हो गया, रेलवे बढ़ने वाला है, ये चीज़ आई एम रेलवे में मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, रेलवे में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, राइट? तो ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। तो ये एनालिसिस कैसा लगा? आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, और नॉलेज मिला है, एनालिसिस सही लगा, कमेंट दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो गया बिकॉज ऑफ द लर्निंग पीरियड, मतलब ये एक लर्निंग था। और अपने दोस्त लोग के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए अगर आपको लगा कि हाँ यार यहाँ पे इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस वीडियो इज पर्पज फॉर द ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज सिंपल कि आपको 1 महीना मैक्सिमम पोजीशन को रखना पड़ होता है, 1 डेज 2 डेज, बट इन्वेस्टर्स तो अलग लेवल का कहानी होती है। मार्केट जैसे ही क्रैश होती है तो आपकी थ्योरी, आपकी भावना, आपकी सोच सब कुछ गलत हो जाता है और वो बदल जाता है। सो इट्स टाइम टू, मतलब इट्स चेंजिंग टाइम टू टाइम, मतलब माहौल बदला तो आपकी व्यू बदल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।